हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधार यानी इकोनॉमिक बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्थिक विकास एक शब्द है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या हम कहें कि आर्थिक विकास, ये किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की प्रगति का परिचायक है। यानी अगर किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर अच्छी है तो वो क्षेत्र प्रगतिशील क्षेत्र माना जाएगा, और अगर किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर कम है तो उसको हम प्रगतिशील क्षेत्र नहीं मानते हैं। अब आती है बात आर्थिक आधार की। आर्थिक आधार यानी इकोनॉमिक बेस। तो देखिए, आर्थिक आधार जो शब्द है उसके अंतर्गत हम उन सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हैं जिनके आधार पर या जिनके द्वारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक आधार के तत्वों में हम मुख्यतः कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये सभी जो तत्व हैं इनके द्वारा ही किसी भी क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या हम कहें आर्थिक विकास होता है। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के आर्थिक स्वरूप को भी हम कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लेते हैं कृषि को। देखिए, जब एशिया में की जो अर्थव्यवस्था है, एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो यहाँ की कृषि ही है। कृषि यहाँ के आर्थिक तंत्र का न केवल आधार है बल्कि उसको पूर्ण रूपेण नियंत्रित करने वाला साधन भी है। यानी मैक्सिमम एरियाज जहाँ हैं एशिया के, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर जो है वो एक अपने आर्थिक क्रिया के रूप में अपनाते हैं। एशिया की कृषि की यदि हम विशेषताएं देखें तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है कि बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे कृषि प्रचलित है। दूसरा, इस महाद्वीप में कृषि उपजों में हमें विविधता भी देखने को मिलेगी, और यहाँ की जो कृषि है वो अधिकांशतः यहाँ के वातावरण या मौसम पर ही निर्भर है। और अगली जो विशेषता है एशिया महाद्वीप की कृषि की, वो ये है कि यहाँ पर मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन जो है वो बहुत कम हुआ है, और खेतों में अभी भी कृषि कार्यों के लिए मानवीय श्रम अधिक यूज़ आता है। मानवीय श्रम की प्रधानता यहाँ पर है। फिर एक विशेषता और जो है वो है कि यहाँ पर खेतों का सीमित विस्तार है। काफ़ी बड़े खेत नहीं हैं, जोत जो है वो बहुत बड़ी नहीं है। और अगली नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि पर अधिक है, और यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बहुत ज़्यादा हैं एशिया में, तो नेचुरल सी बात है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी दैट, और एग्रीकल्चर लैंड तो लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे की कृषि पे जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एशिया में जो कृषि के प्रकार हैं उनकी। देखिए, जब एशिया में कृषि के प्रकार की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कृषि प्रकार है वो है प्रारंभिक जीविका कृषि, यानी प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या प्रारंभिक जीविका कृषि जो है उसका मेन उद्देश्य है क्षेत्रीय निवासियों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। इसका विस्तार एवं उत्पादन सीमित है, और यहाँ तक कि भोजन की आवश्यकताओं को भी इसके द्वारा ही पूर्ण किया जाना संभव नहीं होता। यानी सस्टेनेंस, प्राइमरी सस्टेनेंस एग्रीकल्चर में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो खेतों में कृषि की जाती है वो किसी व्यापारिक दृष्टि से नहीं की जाती, केवल खुद के खाने के लिए, कि लोगों का जो उत्पादन है वो खुद के खाने के लिए इस्तेमाल हो जाए, उस पर्पस से की जाती है। एशिया में ये जो प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसके दो प्रारूप हैं। पहला है
स्थानांतरित कृषि जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और दूसरा है स्थानबद्ध जीविका कृषि यानी सेडेंट्री सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये दो तरह की दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं किसकी, प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसके अंतर्गत भोजन केवल क्षेत्रीय निवासियों के लिए ही उत्पादित होता है, कोई व्यापारिक इसके लिए इसका उपयोग नहीं होता फसलों का। अब हम बात करते हैं पहले टाइप की, जो प्रारंभिक जीविका कृषि का पहला प्रकार है स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसकी। देखिए, एशिया महाद्वीप में जहाँ कम जनसंख्या वाले पर्वतीय और वन्य प्रदेश हैं, वहाँ जो रहने वाली आदिवासी जातियाँ हैं वो स्थायी कृषि न करके स्थानांतरित कृषि करती हैं, यानी उनका जो कृषि क्षेत्र है वो स्थायी न होकर परिवर्तनशील है, समय के साथ वो कृषि क्षेत्र को बदल देती हैं। इन प्रदेशों में स्थायी कृषि की स्थापना में ज़्यादा कठिनाई आ रही है क्योंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र और अनुपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र में अधिक है। अब ये जो स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, इसके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रों को देखकर वनों को साफ कर दिया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है वनों का और उसको काट कर जलाकर साफ कर दिया जाता है, यानी पेड़ जो हैं काट कर जला दिए जाते हैं, और इसके बाद खेती की सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अनाज बोया जाता है। अब वो जो क्षेत्र है जो काट कर वन वाला क्षेत्र साफ किया गया है, उसमें 2-3 साल तक लगातार जो है कृषि की जाती है और बाद में उस खेत को छोड़ दिया जाता है। और ये सेम प्रक्रिया जो इस खेत के लिए अपनाई गई थी, क्षेत्र को सेलेक्ट करना, वहाँ के जंगलों को काटना जलाना, ये अन्यत्र कहीं और यानी किसी और जगह पे फिर से की जाती है। तो इसके कारण क्या नुकसान हुआ है कि हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वन हैं, उन वो नष्ट हो गए हैं। अब ये जो कृषि है, इस प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ये मेनली जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक पठारों व पर्वतीय भागों में, भारत के आसाम और श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। यानी मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, वो कौन कौन से हुए, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक पठार व पहाड़ी क्षेत्र, भारत में असम और श्रीलंका में पर्वतीय क्षेत्र। अब इस स्थानांतरित कृषि को हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें पूछा जाता है। देखिए, भारत में जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर इस स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं झूमिंग, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लाडांग, फिलीपींस में कहते हैं काइंजिन, बर्मा में कहते हैं टोंगिया, इंडोनेशिया में इसे राई कहा जाता है, थाईलैंड में इसे तामोरी कहा जाता है और श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। तो ये हुई बात हमारी जो प्राइमरी शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसकी। अब दूसरा जो प्राइमरी सीडेंट्री कल्टीवेशन का टाइप है वो है स्थानबद्ध जीविका कृषि, जिसे हम कहते हैं सीडेंट्री सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, स्थानबद्ध जीविका जो कृषि है उसमें और जो हमने अभी पढ़ा था स्थानांतरित कृषि, उसमें मेन अंतर जो है वो ये है कि इसमें कृषि क्षेत्र स्थायी होता है। यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी हम एग्रीकल्चर कर रहे थे खुद की जीविका के लिए, लेकिन वो कृषि क्षेत्र स्थायी नहीं था। जब वहीं जो स्थानबद्ध जीविका कृषि है, सीडेंट्री सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है वो स्थायी है। अब इस कृषि का भी उद्देश्य जीविकोपार्जन है, खुद के लिए ही कृषि की जाती है, कोई व्यापारिक दृष्टि से इस कृषि को नहीं किया जाता। सीमित क्षेत्र में सीमित आवश्यकताओं को इसके द्वारा ही पूरा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि भी उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां पर स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत का ये जो असम वाला भाग है, श्रीलंका के कुछ भाग हैं, वहाँ ये कृषि हो जाती है। लेकिन इसमें क्षेत्र समतल देखा जाता है तथा यह अधिवासों के निकट होता है। अब इसमें क्या है कि वहाँ हम क्षेत्र को, पहाड़ी भाग को भी क्लियर जंगल हटा दिया करते थे स्थानांतरित कृषि में, लेकिन ये जो स्थानबद्ध कृषि है यहाँ पर समतल मैदानी भाग को देखा जाता है
और ये मैदानी भाग भी जो रहने के अधिवास हैं उनके पास होते हैं। इस प्रकार के कृषि में मोटे अनाज मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं और एरियाज़ अगर हम बात करें तो वही सेम एरियाज़ हैं, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के भाग। ये क्लियर हो गया आपको। अब अगला जो कृषि प्रकार है जो प्रैक्टिस किया जाता है एशिया में वो है गहन जीविका कृषि, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, ये जो गहन जीविका कृषि है वो बेसिकली उन समतल मैदानी भागों में की जाती है जहां सघन जनसंख्या रहती है। इस गहन जीविका कृषि में भूमि से अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी ये कोशिश की जाती है कि जितना प्रोडक्शन, जितनी उपज हम इस भूमि से ले सकें उतनी लें। लेकिन जनसंख्या का भार भी उस क्षेत्र में अधिक होने के कारण उत्पादन मात्र क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ही पूर्ण करने में समर्थ होता है। लेकिन होता है क्योंकि ये कृषि भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है तो उत्पादन जो है केवल वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। हालांकि इसके अंतर्गत खाद्यान्नों के अलावा वाणिज्यिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन खाद्यान्नों पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, खाद्यान्न फसलों की अधिकता ज़्यादा होती है। यहाँ पर कृषि उपजों की प्रधानता के कारण इस प्रकार की ये जो गहन जीविका कृषि है इसके भी दो भेद हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम जिस पर्टिकुलर फूड क्रॉप को इम्पोर्टेंस देते हैं इस गहन जीविका कृषि में, उस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है चावल की गहन कृषि और दूसरा है मिश्रित गहन कृषि। अब देखिए, जो चावल की गहन कृषि है इसके अंतर्गत चावल मुख्य उत्पाद है, यानी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो चावल का किया जाता है। एशिया, विशेषकर मॉनसून एशिया का जो भाग है वहाँ पर चावल जो है सर्वप्रमुख खाद्यान्न है, यानी मॉनसून एशिया वाला पार्ट। इसका जो विस्तार है भारत के पूर्वी एवं समुद्र तटीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी घाटियाँ और डेल्टा प्रदेश, बांग्लादेश तथा चीन के दक्षिण पूर्वी भाग, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर गहन चावल कृषि यानी गहन जीविका कृषि के अंतर्गत गहन चावल कृषि की जाती है। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगी, भारत के पूर्वी भाग एवं समुद्र तटीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी घाटियां व डेल्टा प्रदेश, बांग्लादेश व चीन के दक्षिण पूर्वी भाग। अब मॉनसून एशिया का जितना भी चावल प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज में से आता है। अब आती है बात मिश्रित गहन कृषि की। देखिए, मिश्रित गहन जो कृषि है इसमें फसलों की विविधता होती है, यानी वैरायटी ज़्यादा होती है क्रॉप्स की। इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, कपास, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर चावल जो है वो गौण स्थान है, यानी गौण फसल के रूप में कम उत्पादित होता है, यानी हम कह सकते हैं कम उत्पादित किया जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, कपास, गन्ना आदि को दी जाती है। अब ये जो मिश्रित गहन कृषि है ये भारत के क्षेत्रों में विस्तृत है, वहीं पाकिस्तान और चीन के उत्तर पश्चिमी भागों में भी इस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। भारत, पाकिस्तान और चीन के उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है, वहाँ मिश्रित गहन कृषि ज़्यादा की जाती है। अब ये जो मिश्रित गहन कृषि है इसमें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में व्यापारिक कृषि उपजों को भी बढ़ावा मिलने लगा है। तो ये क्लियर हो गया, गहन जीविका कृषि ये उन क्षेत्रों में की जाती है समतल मैदानी भागों में जहाँ बहुत हाई डेंसिटी पाई जाती है पॉपुलेशन की। दो प्रकार की होती है, चावल की गहन कृषि और मिश्रित गहन कृषि। अब तीसरी जो कृषि एशिया में की जाती है वो है वाणिज्यिक कृषि, या जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए, एशिया के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का उद्देश्य व्यापारिक फसलों का उत्पादन है। इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताएं जो हैं उनको गौण रखा जाता है और व्यापार जो है उसको महत्व दिया जाता है। इस वाणिज्यिक कृषि
के विकास का जो श्रेय है वो भी फॉरेनर्स को जाता है, विदेशी शक्तियों को जाता है, जिन्होंने आके एशिया में अपनी कॉलोनीज बसाई थी। अब इन्होंने क्या, जो कृषि है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, इसको हम देखें तो इसके दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो है रोपण कृषि, जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दूसरा है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब देखिए, बात करते हैं पहले रोपण कृषि की, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो देखिए, रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसे हम बागानी कृषि भी कह सकते हैं, इसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। यह कृषि इस प्रदेश में प्रचलित अन्य कृषि रूपों से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। अब जो एशिया महाद्वीप में जो कृषि प्रतिरूप चल रहे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है ये रोपण कृषि, या जिसे हम कहें प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखिए, इस रोपण कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार है। दूसरा, इसके अंतर्गत वे ही फसलें उत्पादित होती हैं जिन्हें प्रतिवर्ष नहीं बोया जाता, यानी एक बार बोकर कई वर्षों तक इनसे उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे चाय, कहवा जिसे हम कहते हैं, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। यानी एक बार फसल को बो दिया जाए और कई वर्षों तक उसी से उत्पाद प्राप्त किया जाए, वो फसलें इस रोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं। और इनमें मुख्य इसलिए चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला आदि के प्लांट्स हैं, पौधे हैं। तीसरा, ये जो रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसमें पूंजी जो है ना, कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो अधिक लगानी पड़ती है, क्योंकि सारे बागान का विकास इसमें एक साथ किया जाता है। यानी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में बागान लगाए जाते हैं और उनका जो विकास है वो भी एक साथ ही किया जाता है, इसलिए इसमें पूंजी की या हम कहें कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है। फिर ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसमें हमें लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पौधों की जब हम पहले बार स्टार्टिंग में प्लांटेशंस करते हैं, जब रोपण करते हैं, तो पौधों की देखभाल होनी बहुत आवश्यक है। तो श्रमिकों की यहाँ पर आवश्यकता इस कृषि में अधिक पड़ती है। और ये जो रोपण कृषि, एशिया की जो रोपण कृषि है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वही रबड़, चाय, कहवा, नारियल, गन्ना उत्पादित किए जाते हैं। ये जो रोपण कृषि है, इसका जो प्रचलन है वो अधिकांशतः है पश्चिमी मलाया, सुमात्रा और जावा के कुछ भागों में होता है। फिर श्रीलंका में रोपण कृषि बहुत की जाती है। भारत का दक्षिणी जो पर्वतीय प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, वहाँ रोपण कृषि की जाती है। और काफ़ी इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी इस रोपण कृषि का काफ़ी योगदान है। अब अगली जो वाणिज्यिक कृषि की प्रकार है वो है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि या मिक्स्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में बहुत सी कृषि फसलों का उत्पादन कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू यानी वाणिज्य हेतु किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है चावल। चावल का व्यापार जो है वो काफ़ी एरियाज़ में, यानी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जो है चावल एशिया से काफ़ी एरियाज़ में होता है। अब चावल का जो व्यापारिक उत्पादन है वो विशेष रूप से इरावदी और मेकोंग नदी क्षेत्रों में के डेल्टाई क्षेत्रों में, जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, थाईलैंड है, इन सब एरियाज़ में किया जाता है। अब इस मिश्रित वाणिज्यिक कृषि में मुख्य फसल चावल है, पर इसके अलावा भी कुछ भागों में गेहूं, सोयाबीन व दालों का उत्पादन भी किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो फसल उगाने का क्षेत्र है वो चावल का अधिक है और इन चीज़ों का कम है। ये क्लियर हो गया होगा आपको वाणिज्यिक कृषि का। अब हम अगला चलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि या हम कहते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों जैसे टर्की, इजराइल, जॉर्डन,
आदि में किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, स्पेशलिटी है इस भूमध्य सागरीय कृषि की, यहाँ समर्स सूखी रहती हैं और जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो शीतकालीन होती है। इस भूमध्य सागरीय कृषि में रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, अंगूर आदि की कृषि अधिक की जाती है। ये सारे जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हो गए, जो कृषि के प्रकार हो गए, ये सारे कृषि के प्रकार एशिया की आर्थिक विकास यानी हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार हैं।